12:30 ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿन ट्रेन डिले होने के कारण क्योंकि तुहानूं पता कि फ्लाइट्स ते ट्रेन बहुत कैंसल हो गई सो इस करके ट्रेन 10 बजे चली तो फिर असी डायरैक्टली मैडम नूं हुण इत्थे लैके आए हैं सीधा। सो मेरे नाल सुप्रिया श्रीनेट जी जिहड़े कि साडे देश के सोशल मीडिया के हैड ने और वो अज तुहानूं जिस काम वास्ते आए ने मनरेगा के उत्ते जिस प्रकार की राजनीति हो रही है ਉਹਦੇ बारे विस्तार पूर्वक थोड़े नाल सुप्रिया जी चर्चा करेंगे। लेकिन बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं ਉਹਦੇ ते ब्रीफ दो गल्लां कहनियां चाहुंदा कि ये सरासर देश के गरीबां नाल अन्याय ते धक्का है क्योंकि किसी समय देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की सी देश की पार्लियामेंट दे विच और क्या सीगा कि कांग्रेस की विफलताओं का ये एक मैं पुलंदा है जिसको मैं ऐसे रखूंगा। तो उन्हों की जिहड़ी नीयत सीगी वो बिल्कुल सानू हुण साफ हो गई है। मनरेगा का नाम बदलता उहदे ते मैडम थोड़े नाल दसणगे कि किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदल के नाम च भी सियासीकरण ते जानबूझ के लोगों को भंबल भूसा पाया जा रहा है। और वड्डी गल यह है कि मनरेगा के लोगों को बिल्कुल दिहाड़ी नहीं मिलती नीचे। अज पंजाब के लोग, मैं केवल पंजाब की गल करनी चाहना है कि पंजाब के लोग जिहड़े ने गरीब वो दिहाड़ी तो तरस रहे उदों इस करके तरस रहे ने कि 10% जिहड़ा साडा कम है स्टेट गवर्नमेंट का 10% ये हिस्सा पाउंदी है तो 90% सेंटर पाउंदी है। बहुत सारिया साडियां पेमेंट इस करके भी डिले हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार स्टेट सरकार वो 10% शेयर भी नहीं पाउंदियां और इस करके भी कम करता कि पंजाब दे विच जिहड़ा इरीगेशन का कम सीगा वो भी बंद करता ते जिहड़ा सड़कों ते बरम साफ करते सी वो भी बंद करता। ये साडा ज़्यादा काम इहदे च मनरेगा का मिलता सीगा। सो दिहाड़ी की साडी गल रही है कि दिहाड़ी वधदी रहे। हुण पंजाब च तां मिनीमम दिहाड़ी 500 रुपए है। इन्हां ने 20 साल बाद दिहाड़ी 346 रुपए अज 346 रुपए सानू मिल रही है। कहते असीं 500 करांगे 125 दिन देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लुधियाना की गल करा वो 125 दिन जान के बेवकूफ बनाने को देते 125 दिन कि हमने तो भाई दिन बढ़ा दिए हैं नाल दिहाड़ी बढ़ा दी है काम ही नहीं मिलना। हुण सानू 100 दिन का रोजगार इन्हां लोगों ने देना सी ते 346 रुपए दिहाड़ी सी। उदाहरण मैं लुधियाने का MP है 1,21,123 परिवार रजिस्टर्ड ने मनरेगा दे विच 1,21,123 जिहड़ी मेरे को डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है आ रिपोर्ट है DC लुधियाना की। इहदे विच उस तो बाद इंप्लॉयमेंट मिलिया ऑफर्ड होया केवल 51,488 परिवारों को रजिस्टर्ड 1,21,123 इंप्लॉयमेंट मिल रहा 51,488 परिवारों ते 100 दिन का काम मिलिया सिर्फ 12 परिवारों जो कि 1% तो भी घट आ। बिल्कुल प्रूफ है। हालात तो ये है मनरेगा ने। सो मेरे कहने का भाव यह है कि बहुत माड़े हालात ने और दोनों सरकारां आदरणीय मोदी साहब की सरकार क्योंकि उन्होंने तो आपकी मंशा पहले ही जाहिर करती सी गरीबों के प्रति ते भगवंत मान साहब की सरकार मुख्यमंत्री साहब ने जरूर कहता कि मैं स्पेशल सैशन बुला रहे हैं। ओ भाई ये सैशन तो तुसी बुला रहे हो ये भी नाल प्रोविजन करके लियाओ कि 40% तुसी उन्हां गरीबां दे लई अपना हिस्सा पाओगे ते जे नहीं पाओगे तो केंद्र के खिलाफ तुसी की एक्शन ले रहे हो और की लड़ाई लड़ रहे हो ये ते भी विस्तार पूर्वक दस्यो क्योंकि 10% तो तुसी पा नहीं रहे सी तो हुण 40 कित्थों पाओगे। आ हालात थोड़े लुधियाने दे है
ਕਿ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਕੇਵਲ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। मैं बेनती करांगा कि सुप्रिया जी अपनी ਇਹਦੇ ਤੇ मनरेगा ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद पीसीसी अध्यक्ष राजा बराड़ जी। यहाँ पर आए हुए सारे मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, ट्रेन की देरी से आने में देर हुई और आप लोगों को असुविधा के लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो इस देश की सदन ने देखा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरी 2 दिन में करते हुए, वो शर्मनाक है। मुझे वो दिन याद है और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोगों का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस लंबा रहा है। मुझे याद है 23 अगस्त 2005 यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब दलों ने मिलकर, जिसमें बीजेपी ने भी साथ दिया था, मनरेगा का बिल पास हुआ और इस बिल ने पहली बार इस देश में काम के अधिकार की गारंटी दी, कानूनी गारंटी। यह दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम थी जहां पर सरकार काम की गारंटी दे रही थी और बड़े बड़े स्लोगन्स इसमें थे, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। और जब यह बिल पास हुआ तो मुझे आज भी याद है, मैं पत्रकार थी, टीवी पर मैंने देखा कि कैसे रोजगार जिंदाबाद के नारे हर तरफ से लग रहे थे। उस दिन 23 अगस्त 2005 को इस देश के संसद ने इस देश के लोगों के लिए इतना बड़ा अधिकार दिया और उसकी कानूनी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इस स्कीम ने क्या किया? इसने गांव, देहात, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। लेबर को पहली बार बार्गेनिंग पावर मिला। जो 40-50 रुपए में मजदूरी करने को मजबूर होते थे, मनरेगा ने एक सीलिंग लगाई कि इससे कम पर अब मजदूरी नहीं हो सकती है। लेबर को बार्गेनिंग पावर मिली, उसको सम्मान मिला, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली। ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में एक जबरदस्त अपसर्ज आया। ग्रामीण इलाकों में 14% लोगों की आय बढ़ी, 26% गरीबी कम हुई। और जब कोरोना काल आया तो यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जब करोड़ों मजदूरों को चिलचिलाती हुई गर्मी में एक सनकी सरकार और तुगलकी फरमान से जारी नरेंद्र मोदी पैदल चला रहे थे, जब वो गांव देहात जा रहे थे, यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जो ग्रामीण इकोनॉमी थी वो तो फिर भी संभली रही, जो शहरी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और हमारा जीडीपी, अगर आपको याद हो, -24 हो गया था। और मनरेगा की सबसे कमाल की बात है कि 50% काम मनरेगा में औसतन हर राज्य में महिलाओं को मिला। ऐसी कोई स्कीम दुनिया में नहीं चलती है, इतनी बड़ी स्कीम जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कहते थे ये कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा है। यह अलग बात है कि जब जब इस देश पर विपत्ति आई, मनरेगा चट्टान बन के खड़ा रहा। और मोदी जी ने भी इसमें पैसा डाला, डालने को मजबूर हुए, ना डालते तो रूरल इकोनॉमी बैठ जाती। लेकिन ये सब करने के बावजूद अब उन्होंने जो पाप किया है वो सोच से परे है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया है। क्या करना चाह रहे हैं ये? आपको क्या लगता है ये सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये स्कीम मनरेगा में जो कानून की गारंटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गारंटी है, उसको खत्म कर रही है। यह नया बिल विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। सिविल सोसाइटी से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। इस नए बिल में स्टेक होल्डर, जो प्रभावित लोग हैं,
जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई। वैसे ही लाया गया जैसे 3 काले कानून लाए गए थे बिना किसी से चर्चा किए, सनक के चलते। और वही सनक है जिसने 20 साल बाद एक इतना बढ़िया कानून जो इस देश को सशक्त बनाता है उसको बदलने की कवायद की जा रही है। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी से संघ का पुराना बैर है। इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को 3 गोलियों से मार डाला था। चौथी इन्होंने चलाई है महात्मा गांधी की वैचारिक सोच को खत्म करने की, इतनी बड़ी स्कीम से उनका नाम हटाने की। लेकिन शायद मोदी जी भूल जाते हैं कि इतिहास योजनाओं से, इमारतों से नहीं बनता है। इतिहास सीमेंट और चूने से नहीं बनता है, इतिहास इरादों से बनता है। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसने एक धोती पहनकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवा दिए, इस देश से निकाल बाहर किए। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा। इतिहास उस व्यक्ति से बनता है जो अहिंसा और सत्य का पुजारी था और जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। आप महात्मा गांधी को एक योजना से निकाल सकते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम इस देश की तकदीर, इस देश की आत्मा से नहीं मिटा सकते। और उसका प्रमाण है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको लेजिटिमेसी, उसी से आपको वैधता मिलती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी पुतिन आए, उसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको आकर राजघाट पर जाकर शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है। गांधी के आगे दुनिया शीश झुकाती है, आपको मजबूरन झुकाना पड़ता है। लेकिन समय मिलते ही आप गांधी के नाम को हटा देते हैं। तो क्या है यह विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो गारंटी देने की बात की जा रही है? 92 बार गारंटी शब्द लिखा है इस बिल में। गारंटी एक नहीं है, गारंटी खत्म की जा रही है। 3 शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो ये जो नया बिल आया है जिसके थ्रू मोदी जी लोगों के हक मारना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार को पावरफुल बनाना चाहता है, केंद्र का इंटरफेरेंस बढ़ाएगा, राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा खर्चे का, और मजदूरों से जो उनकी कानूनी गारंटी है वो लेकर उन पर शर्तें लाद देगा। मैं 5 पॉइंट में अपनी बात कहूंगी। मनरेगा क्या था और अब क्या हो रहा है। मनरेगा मांग पर आधारित स्कीम थी। मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को 5 किलोमीटर के अंतर्गत 100 दिन का काम देने की गारंटी थी। और इसका जो पैसा था उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी, वो केंद्र सरकार से आता था। कोई भी व्यक्ति अगर काम चाहता उसको फॉर्म भरना होता और सरकार को काम देना होता और भुगतान करना होता। और अगर सरकार काम नहीं दे सकती थी तो इस कानून में यह गारंटी थी कि भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यह मनरेगा था। इट वॉज अ डिमांड बेस्ड स्कीम। हिंदुस्तान का नागरिक जो गांव देहात में रहता था वो हक से काम मांग सकता था और सरकार को उसको 100 दिन का काम देना पड़ता था। अब क्या स्कीम है? अब ये जो लाए हैं विकसित भारत बीबीजी रामजी स्कीम, इस स्कीम में पहले से निर्धारित मापदंड है, पहले से फंड आवंटित हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। फंड खत्म, काम खत्म। मनरेगा में फंड अगर कम पड़ता था, रेज होती थी डिमांड, काम बढ़ रहा है, पैसा सरकार को रिलीज करना पड़ता था। और सच यह है क्योंकि इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, मनरेगा में लगातार काम बढ़ रहा था। तो नई स्कीम में पैसा खत्म, आवंटित, काम खत्म। और यह केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किन राज्यों को काम ज्यादा करने देंगे, किन से कम कराएंगे। बीजेपी की सरकारें काम ज्यादा करेंगी, गैर बीजेपी सरकारों को फंड भी कम आवंटित होगा, वो काम भी कम करेंगी। दूसरी बड़ी बात, मनरेगा में 100% मजदूरी का पैसा, 2 तरह के खर्चे होते हैं मनरेगा में। 100% मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन जो सामग्री और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का पैसा होता था, मान लीजिए कोई पुलिया बन रही है, जो मजदूरी का पैसा होगा, वेजेस होंगे, वो केंद्र सरकार से 100% आएगा। लेकिन जो पुलिया बनने में सामग्री आएगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा उसमें 25% एलोकेशन होता था।
अब क्या इन्होंने कहा है कि अब पूरी स्कीम में 60-40, 60-40 के रेशियो में खर्चा होगा। 60% खर्चा केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य करेंगे। ये शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ इसको जरूर बताना चाहती हूं। मान लीजिए पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम हुआ, 7,000 करोड़ रुपए इसमें मजदूरी और 3,000 करोड़ रुपए इसमें सामग्री आई। तो 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत पूरा पैसा भुगतान केंद्र सरकार करती, और जो 3,000 करोड़ रुपए है उसका 75% केंद्र देता, 25% राज्य देता। तो केंद्र उसका मोटा मोटा 2,250 करोड़ देता और राज्य उसका 750 करोड़ देता। तो 10,000 करोड़ रुपए अगर मजदूर के लिए खर्चा हुए, कानून की गारंटी के तहत खर्चा हुए, तो राज्य के ऊपर बिल आता 750 करोड़ और केंद्र के ऊपर आता, जो मैंने आपको बताया, 7,000 प्लस 2,250 करोड़ मिला के 9,250 करोड़। अब इस नई स्कीम में अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा तो सीधे सीधे केंद्र देगा 6,000 करोड़ रुपए, जो केंद्र 9,250 करोड़ रुपए दे रहा था, और राज्य का बिल 750 करोड़ रुपए से बढ़कर तुरंत 4,000 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगा। 750 करोड़ के बजाय राज्य अब 4,000 करोड़ रुपए देगा, 430% इंक्रीज के साथ। ये कैसे हो सकता है? सारे सेस आप रखेंगे, सारे एडिशनल टैक्सेस आप रखेंगे, पेट्रोल डीजल पर एडिशनल और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं वो आप रखेंगे, और खर्चा राज्य करेंगे। राज्य खर्चा करेंगे, फोटो मोदी जी की छपेगी। ये कैसे हो सकता है? राज्यों का राजस्व, राज्यों का रेवेन्यू लिमिटेड होता है, ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन ये भी हो रहा है। तीसरी बड़ी चीज जो मनरेगा ने करी, मनरेगा ने लेबर को सम्मान दिया, बार्गेनिंग पावर दी, महिलाओं को हक दिया, कानूनी गारंटी दी, सब कुछ किया। मनरेगा ने एक और बहुत बड़ा काम किया। मनरेगा ने जो हमारे लोकतंत्र की ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, जो पहली कड़ी है, ग्राम सभाएं और पंचायतों को मजबूत किया। क्योंकि जो भी काम होता था वो ग्राम सभा और पंचायतों के थ्रू होता था। वो तय करते थे, क्योंकि उनको लोकल चीजों की ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा समझ थी, वो तय करते थे कौन सी स्कीम कैसे होगी, उनके थ्रू होता था। अब ये जो नया बिल लेकर आए हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें GIS टूल्स, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, केंद्र के डिजिटल नेटवर्क, ये सब अनिवार्य है। इसमें जियो टैगिंग होगी, इसमें AI ऑडिट होगा, इसमें डैशबोर्ड होगा, इसमें बायोमेट्रिक होगा। जो व्यक्ति एक दिन की दिहाड़ी करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, क्या वो AI, जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक ये सब कर पाएगा? अभी SIR चल रहा है ना देश के कितने जगहों पर, कितने लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, BLO पढ़े लिखे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर आपकी तकनीकी समझ उतनी नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। यह कहना चाह रही है मोदी सरकार। AI से भी लोगों को प्रताड़ित करना चाह रही है। एक और बहुत बड़ी चीज इसमें हो रही है, मनरेगा में पूरे साल आपको काम की आप डिमांड कर सकते थे। नए वाले कानून में सरकार खुद कह रही है कि 60 दिन अनिवार्य रूप से आपको कोई काम नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कृषि के मौसम पर यह आधारित है। अब सरकार तय करेगी कि मनरेगा का मजदूर या इस देश का मजदूर या इस देश का श्रमिक कहां काम करेगा। उसको चॉइस नहीं देंगे आप। वो सार्वजनिक काम करना चाहता है, वो पब्लिक यूटिलिटी वर्क करना चाहता है, वो सरकारी काम करना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि जाओ प्राइवेट सेक्टर में काम करो, जाओ प्राइवेट सेक्टर में दिहाड़ी करो। क्या सरकार चीप लेबर सप्लायर बन गई है? क्या हुआ उसकी चॉइस का? क्या हुआ एक मजदूर के सम्मान का? क्या हुआ उसकी डिग्निटी का? क्या हुआ उसकी आय का? 60 दिन का निलंबन अनिवार्य, ये सरकार कह रही है। अभी काम बंद है, आप लोग अपने हाथ सेकिए, जब काम शुरू होगा तो हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा जुमला इसमें जो फेंका गया, और प्रधान साहब ने उसके बारे में पंजाब के परिवेश में बहुत अच्छे से बताया और लुधियाना के बारे में भी बताया। मैं एक मोटा फिगर इंडिया के बारे में बता देती हूं। सदन में सांसदों से कहा गया, आप तो 100 दिन का काम देते थे, हम 125 दिन का देंगे। अब इन जुमले की असलियत समझिएगा। ये लोग जुमला वीर हैं, ये जुमले फेंकते हैं और हेडलाइन बनाते हैं।
125 दिन के काम देने की जो गारंटी कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड सुनिएगा ध्यान से। 2018-19 में जब 100 दिन के काम की गारंटी थी तो एवरेज मनरेगा का काम 51 दिन 51 डेज का दिया गया, जो 2024-25 आते आते 51 से भी घटकर 42 डेज रह गया। यह सरकार ऑन एन एवरेज मनरेगा के अंतर्गत मात्र 42 दिन का काम दे पाई है और ये 125 दिन के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो इन लोगों से झूठा, इन लोगों से बड़ा जुमलेबाज शायद ही कोई हो। और अब मैं बात करना चाहती हूं जो मेरे लिए बहुत निजी विषय और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगा। इनका कहना है हम प्रभु राम का नाम ला रहे हैं इसमें। प्रभु राम क्या है? प्रभु राम अंग्रेजी की एक योजना रूरल आजीविका मिशन से निकला हुआ एक्रोनिम है। वो छोटे से एक लघु RAM 3 शब्दों को मिलाकर वो है? जी नहीं। प्रभु राम इस देश का स्वामी है, इस देश की मर्यादा है, इस देश की लोक आस्था का प्रतीक है। प्रभु राम धर्म का प्रतीक है, प्रभु राम आराध्य है, वो मर्यादा का प्रतीक है। उनको आप एक एक्रोनिम बनाना चाहते हैं। ये किस तरह से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, कोई समझ पा रहा है यहां पर? और अगर भगवान राम की बात करनी है तो राम राज्य की भी बात होगी, क्योंकि राम राज्य तो कहता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। और उस राम राज्य में हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलता है, उसमें न्याय दिया जाता है, हक छीने नहीं जाते। आप तो गरीब और वंचित का हक छीन रहे हैं। और अब एक डेटा है, और ये मेरे लिए इसलिए निजी है क्योंकि भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मेरे लिए पूजनीय है। मेरे लिए प्रभु राम मेरी मर्यादा है, मेरी आस्था है। मेरे लिए प्रभु राम रोजगार का र, आजीविका का अ, मिशन का म बिल्कुल नहीं है। ये एक्रोनिम देने वाले ढोंगी हिंदू हैं, इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मनरेगा में कौन काम करता है? मनरेगा में करीब करीब 20% काम करने वाले दलित हैं, मजदूर। मनरेगा में करीब करीब 17.5% काम करने वाले लोग आदिवासी हैं, और मनरेगा में करीब 38% काम करने वाले बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। अगर मनरेगा को जिस तरह से ये बंद कर रहे हैं, जिस तरह से काम की गारंटी छीन रहे हैं, ये किसके काम की गारंटी छीन रहे हैं? ये किसका हक छीन रहे हैं? ये फिर से सदियों से जो वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े लोग हैं उनका हक, उनका सम्मान छीनने की बात कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, और चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो। और एक बार फिर से हर बार की तरह नरेंद्र मोदी की ये स्कीम भी गरीब विरोधी, भूमिहीन किसान विरोधी, लेबर विरोधी, महिला विरोधी और राज्य विरोधी है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे के विरोध में खड़ी है। लेकिन इस बार, और ये मैं अंत कहूंगी इस बात को कहकर, इन्होंने तमाम कानूनों के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर किया। 2004 से 2014 का जो समय था इस देश में, वो अधिकारों की क्रांति का समय था। इट वॉज द टाइम ऑफ द राइट्स रेवोल्यूशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, इस तरह के राइट्स आए। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को लगातार कमजोर किया। नई शिक्षा नीति से इन्होंने राइट टू एजुकेशन को कमजोर किया। अब ये मनरेगा पर प्रहार कर रहे हैं, और अब अगला प्रहार ये इस देश के फूड सिक्योरिटी एक्ट पर करने जा रहे हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं वो पाप है। इस देश के गरीबों, इस देश के वंचितों का हक छीनना किसी भी सरकार के लिए पाप है। नरेंद्र मोदी ने इस बार गरीबों से, मजदूरों से वो गारंटी छीनी जो इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने उनको दी थी, और जिस पर हर दल ने 2005 में सहमति जताई थी। आपके सवालों का स्वागत है। सवाल अगर इससे एक तरफ भगवान राम है तो दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। क्या आपको लग रहा है कि इनके ऊपर जो राजनीति है वो होनी चाहिए इनके नामों के ऊपर? आपके लिए भगवान राम क्या है? मेरे लिए भगवान राम मेरे आराध्य हैं। मेरे लिए भगवान राम मेरी आस्था है। मेरे लिए भगवान राम वो मर्यादा है जिसको मैं अपने जीवन में पालन करना चाहती हूँ। मेरे लिए भगवान राम पूजनीय है। वो मेरे मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है। मेरे लिए भगवान राम लोक आस्था ईश्वर है। इनके लिए भगवान राम रोजगार आजीविका मिशन का र, इसका अ, उसका म है। और मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रपिता से तो मोदी जी चिढ़ते हैं।
मजबूरन उनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। इन्हीं की विचारधारा से तो प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। इतनी बड़ी जो स्कीम थी जिससे इतने करोड़ों लोगों का भला होता था, उससे गांधी का ही नाम हटाना था। क्यों हटाना था? हमारे भाइयों ने संसद में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ बोले, लेकिन कहां है जमीर इस सरकार का? जिस गांधी के नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, उस गांधी को ही उस स्कीम से हटाना था। पहले 90-10 की रेशो थी, लेकिन अब 60-40 कर दिया गया। यदि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और स्टेट गवर्नमेंट 40% नहीं देती, तो जो मजदूर है उनका क्या बनेगा? मैं वही तो कह रही हूं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स दे पाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट को जो आप एडिशनल एक्साइज, एडिशनल सेस से इकट्ठा कर रहे हो, वो तो दे नहीं रहे हो, वो तो आप अपने पास रख रहे हो। ये तो रिवर्स डेवोल्यूशन हो रहा है। वाईवी रेड्डी की कमेटी ने बोला था जो टैक्स कलेक्शन है उसका X% स्टेट्स को जाना चाहिए, जो ज्यादा किया गया था। ये 1 मिनट सर खत्म कर दो। ये तो रिवर्स आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10,000 करोड़ के खर्चे पर जो स्टेट 750 करोड़ रुपए देती थी, अब वो 4,000 करोड़ देगी। उसके पास कहां से पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा। उसका सीधा प्रभाव मजदूर पर पड़ेगा। आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र के हक, ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी कैसे बैठने वाली है। एक एक करके बोलो। लुधियाना में आई कैन ओनली हियर वन ऑफ यू, यू डिसाइड अमंग्स योरसेल्फ हू टॉक। करने दो करो। 40% मैडम किस आधार पे ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਗੇ ਕੀ ਆधार ਸੀ 60-40 कर सकते? मुझे नहीं पता क्या आधार है, सनक है। गांधी का नाम क्यों बदला गया? कोई आधार है गांधी का नाम बदलने का? सनक है। एक आदमी है जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य से उनकी सनक है। उनकी सनक थी लॉकडाउन लगा दो, उनकी सनक थी नोटबंदी कर दो, उनकी सनक थी लाखों करोड़ों मजदूरों को चला दो, ये भी सनक है। किस आधार पर गांधी का नाम बदला गया? किस आधार पर 60-40 किया गया? क्या कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा देखा गया कि राज्यों का राजस्व बढ़ रहा है? नहीं। ये सब कब होता? जब विचार विमर्श होता। पहले कैसे कानून आते थे? पहले कानून आते थे, आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते थे, आप सिविल सोसाइटी से करते थे, आप विपक्ष से चर्चा करते थे, और अगर उसके बाद भी संशय रहता था तो आप बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, सेलेक्ट कमिटीज के पास भेजते थे, जिससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें विशेषज्ञों को बुलाया जा सके, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब बिल कैसे पास हो रहे हैं? एक बिल जो करोड़ों मजदूरों की तकदीर तय करेगा, वो रात को 2 बजे हाथ हिला के पास हो रहा है। क्या आधार है इसका? इस पर हर इस देश के व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए। मुझे तरस आता है इनकी सोच में। बिल तो पास हो गया। अब एक पहले उन्होंने डिसाइड किया था, अब आप रुकिए। हाँ मैडम, आप एक तरफ मनरेगा की आप तरफदारी कर रही हैं, दूसरी तरफ अभी राजा बड़ेगी साहब ने मनरेगा का जो उदाहरण पेश किया भी सिर्फ 1% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा था। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही ना। उन्होंने कहा कि कैसे नरेंद्र मोदी इसको कमजोर करते जा रहे थे। मैंने भी तो बताया कि 51 दिन 2018-19 में उसको रिड्यूस करके 42 दिन कर दिया। ये इनकी मंशा थी। अगर आज से 5 साल पहले की, आज मैं देख रही थी गिरिराज सिंह की एक ट्वीट जहां पर वो 40% की बात कर रहे थे, उन्होंने अभी कर दिया है। ये असलियत है, ये मंशा थी। मंशा ये क्यों है? क्योंकि इनका हर कानून पूंजीपति के फेवर में, गरीब और मजदूर के विरोध में होता है। अगर ऐसा ना होता तो लाखों करोड़ों मजदूरों को इस सड़कों पे थोड़ी चलाते कोविड के दौरान। बिल तो पास हो गया, बिल तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन पूछेगा। जो स्टेट बनाकर प्रपोजल भेजती थी, कितना काम कहां पर होना चाहिए, राइट्स मनरेगा ने स्टेट्स को दिए थे, तो अब वो ले लिए गए राइट्स। तो फिर स्टेट सेंटर को उन्होंने कहां पर नुकसान हो, कसूर हुआ जी? आप कहते हैं 40 डेज दिया या 1% दिया, तो स्टेट ने नुकसान किया ना सारा। तो स्टेट ने क्या बात आप कर रहे हैं? आप उल्टी बात कर रहे हैं, या तो फिर आप समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। स्टेट्स काम कराकर सेंटर के पास बिल भेजती थी। सेंटर बिल का भुगतान ही नहीं कर रहा था कुछ पिछले 3-4 सालों में। क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज उनको मनरेगा को कमजोर करना था। वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में तो मनरेगा का एक पैसा नहीं गया कुछ सालों से, क्योंकि आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता डिसाइड कर रही है आप पैसा कहां देंगे कहां नहीं देंगे। ये तब हो रहा है जब स्टेट बिल भेज रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि 5 स्टेट्स में से किसके पास पैसा जाएगा, किसके पास कितना काम होगा, तो आप सोचिए स्थिति कितनी बद से बदतर होने वाली है। इसमें किसी भी तरह की क्लीन चिट सेंटर को देने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। वो देश विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है। मैम बिल तो पास हो गया, रात को 2 बजे सबने इसको पारित कर दिया। मैम आप बिल तो 3 काले कानून भी पास हुए थे। नाक रगड़ के और घुटने टेक कर नरेंद्र मोदी को वापस लेने पड़े थे। ये भी लेना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर?
हमारा स्टैंड है, हम हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमने संसद में लड़ाई लड़ी, हम सड़क पे ये लड़ाई लड़ेंगे। आप देखिएगा देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे ये लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत बड़े हक को खत्म करने की बात है। इवेंचुअली सरकार को, एक मिनट रुक जाइए, बोल लेने दीजिए, फिर आप लोग अपने सवाल पूछेगा। इट्स ओनली फेयर ना, आई हर्ड यू, यू हियर मी। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है देश, और इसलिए लड़ेगा क्योंकि आपने 3 काले कानून भी ऐसे ही रात के अंधेरे में पास करवाए थे, हाथ उठवाकर। सारा सदन ऊपर खड़ा था टेबल के, आप कानून पास करा रहे थे। आपने फिर से वही काम किया। कनेक्टेड सवाल है, जब 3 कानून पास हुए थे तो बड़ा ग्राउंड स्वेल था पंजाब में, हरियाणा में, इस रीजन से प्रोटेस्ट जो शुरू हुए थे उसकी तैयारियां बड़े पहले से शुरू हो गई थी। पर इस बारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के अलावा ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। मैं आपको बताती हूं क्यों, और थोड़ी सी धृष्टता करूंगी इसमें मैं, और मैं चाहती हूं कि फिर प्रधान जी भी इसमें जरूर ऐड करें। अंतर यह है कि वो किसान भूमि वाले किसान थे, वो थोड़े से बेटर ऑफ थे। यहां पर भूमिहीन किसान जो दिहाड़ी मजदूर है, वो पायदान में सबसे नीचे है। श्रमिक जो दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, उसकी ताकत, उसकी इन्फ्लुएंस सबसे नीचे। इसलिए ये लड़ाई संगठित तरीके से कांग्रेस पार्टी तो लड़ेगी ही, उनके तौर से लड़ेगी, उनके बिहाफ पर लड़ेगी, सदन में लड़ी और सड़क पर भी लड़ेगी। अभी एक मिनट पहले ये वाला खत्म हो जाए। केंद्र सरकार पिछले काफी समय तो इसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सानू भी दिख रहा सी कि पिछले काफी टाइम तो बजट जिहड़ा है लगातार घट रहा सीगा, पर कांग्रेस ने पिछले 5 सालों अज तक ये क्वेश्चन रेज नहीं किए। आज जब महात्मा गांधी का नाम है इसों उड़ा दिता गया, ता कांग्रेस बोल रही है कि स्कीम कमजोर। नो, लेट मी करेक्ट यू, ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल भटकाने वाली बात है। कांग्रेस ने क्वेश्चन नहीं रेज किया। कांग्रेस के एमपीज ने खुद, सोनिया जी ने खुद, राहुल जी ने इस पर स्टार्ट क्वेश्चंस दिए हैं। कांग्रेस के एमपीज ने लगातार सवाल उठाया है। हर बजट के बाद जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने मनरेगा का फंड दिखाकर कहा है कि ये फंड कम क्यों है। हर बजट में सरकार फंड कम करती है और उसके बाद इनको फंड बढ़ाना पड़ता है। आप पिछले 5 बजट उठाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग मर जाएंगे भूख से। नहीं, आपको कैसे पता चला कि कांग्रेस ने इस इशू नहीं उठाया है? डू यू हैव एनी प्रूफ? नहीं, आपने कहा कि आपने सदन में सवाल क्यों नहीं उठाया। मैंने 2 सवाल लगाए हैं, अमर सिंह जी ने लगाए हैं, ये राहुल जी और तमाम हर जो संसद है, वो मेरे को लगता है चाहे विपक्ष का कोई भी संसद है और ना केवल कांग्रेस का, अदर पार्टीज का, हर व्यक्ति ने अपनी चिंता जाहिर इस बिल से आने से पहले कई बार कि मजदूरों की 20 साल हो गए, आप दिहाड़ी बढ़ाओ, दिन बढ़ाओ, लेकिन आया तो ये आया। तो आप ऐसा मत कहें कि पंजाब में इसका विरोध कैसे करेंगे? पंजाब में क्या एमपी है उत्थे बहुत ज्यादा मजदूर है ने, लेबर क्लास है कि उससे शुरुआत होती है पंजाब अगे संघर्ष ਚੱਲੀ रहता है। किस तरह ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1,23,000 ਚੋਂ 1,21,000 ਚੋਂ 52,488 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ 1% ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਤੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ 50% ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, फिर वो जगह पे जाके वो ऐप डाउनलोड होंगी है, उत्थे फोटो होंगी है, कम फोटो इत्थे खिंचते हैं, कम किते जाके उन्होंने 4 किलोमीटर ते होर मिलता है। जिवें मैडम कह रहे जियो टैगिंग हो, अब थंब प्रिंट लगेगा। ये थंब प्रिंट है ना जो, इसमें भी लोचा है। क्या है, जेडे बुजुर्ग लोग है बेचारे, हुण राशन के कार्ड मैं सवाल लाया सी, तुहानूं पता है 41 लाख राशन कार्ड है पंजाब 'च, 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2,90,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? KYC ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ KYC ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਮ ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ, ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ, AI, ਫੋਟੋ, AI, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਥੂ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ हमने तो 125 दिन कर दिए, 500 रुपया दिहाड़ी कर दी, लेकिन ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਆਹ 6000 ਰੁਪਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10% ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ 70-30 ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 10% ਪਾਉਣ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ 10%। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਹੀ 40% ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, नरेगा सारी बंद है। सो ये ਜਿਹੜੀ मनोकामना मोदी जी की मनोकामना पूरी हुई है। मनोकामना पूरी करने दे विच बंद कर नहीं सकता। अगर बंद कर देगा तो फिर हालात उन्होंने लगेगा, उन्होंने कहना जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो 125 दिन कर दिए और 500 रुपये दिहाड़ी बना दी। ये तो राज्य सरकार को क्यों रखा स्पेशल सैशन, क्योंकि मुख्यमंत्री को गल समझ आ गई है, गल भी काम खराब हो जाना सारे का सारा, गलतियां इन्हों दियां भी है। जे ही पैसा एक किट्टी च रख दे, रौला पाउन, लड़ाई लड़न, ये नहीं है कि कल्ला सैशन नाल तुसीं छुट जाओ। राजा जी 33 लाख के करीब मनरेगा वर्कर है पंजाब के की एक्शन प्लान है जेकर, क्योंकि ये लागू तो हो नहीं जा रहा है जिहदे 40% गवर्नमेंट ने देना, लेकिन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एमरजेंसी वालों बद रही है कि पैसा है। विशाल जी उन्होंने सवाल किया, मैं उन्होंने भी सवाल किया कि भाई क्या करोगे हम किसानों वाले पे। तो अभी भाई 4 दिन हुए बिल पास को। आपको याद होगा किसानों का जो बिल आया सी तो अकाली दल हरसिमरत कौर बादल साहब सानू कन्विंस कर रहे थे भी ये कानून थोड़े हक दे विच है, क्योंकि हजे तो एक मिनट आपने भी किया था, हाँ आम आदमी पार्टी ने भी, हजे तो भंबल पूसा पिया हुआ है 145 दिन फलां। हौली हौली क्लैरिटी दिन ब दिन वध रही है आम जनता तक। हजे तो मनरेगा के मजदूर को पता नहीं लगे कहानी की है, पर उन्होंने हौली हौली पता लग रहा है। ये नाल कल ही असी डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर से प्रदर्शन रखे है पूरे देश के अंदर। पंजाब कल पूरे जिलों के डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैमोरेंडम दे रहे हैं। इत्थे एक मिनट सुनो, इत्थे बस नहीं, अगर इस कानून दे विच तब्दीली ना ले उन्होंने गरीबों की लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने आर्थिक उचारे तंग आ उन्होंने की लड़ाई लड़ी। अज तक कांग्रेस पार्टी इसे करके पीछे असी अडानी अंबानी की लड़ाई तो लड़ी नहीं। अगर अडानी और अंबानी की लड़ाई हम लोग लड़ते तो शायद अज साडे हालात ना होंदे। पर राहुल गांधी एक ही गल कहंदा है,
बेशक 10 साल सरकार होर ना आवे, लेकिन इस देश के दब्बे मिद्दे कुचलियां की लड़ाई राहुल गांधी लड़ेगा। और वो मजदूरों की लड़ाई जो मनरेगा कानून श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह लेके आए सी, सो उन्हां दी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरे देश दे विच चंगे तरीके नाल सड़कां उतर के, क्योंकि जिन्होंने मैडम लोगों को समझ नहीं आती ना गल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सड़क पर उतर कर उनको समझाना पड़ता है कि हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होने ग्राउंड देंगे। वास्ते तैयार हो। हाँ जी, ग्राउंड पे उतरन कमाल है, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ग्राउंड पे उतरना। विशाल जी ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ग्राउंड ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ हाँ जी, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਣਾ ਮਨਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ। विधानसभा समर्थन दोगे ना तुम? विधानसभा समर्थन दोगे? कांग्रेस समर्थन देगी? ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਉਲਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਨਰੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 100 दिन ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ ही नहीं है। शिवराज चौहान आए थे जलंधर में, तो ये बात लोगों ने बताई थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी कि इसमें गबन बहुत हो रहे थे, इसमें भी प्रावधान नहीं था कि उसको रोका जाए, लोकल लीडरशिप जो थी वो उसमें पैसा कमा रही थी, तो वो कह रहे हैं इस वजह से इसको पूरा चेंज करना पड़ा और उसी लिए इन्होंने ये चेंजेस किए। मैं उस पर जी हाँ सवाल है इसी को, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब मस्टरॉल जो भरे जाते थे तो जिस व्यक्ति के नाम से मस्टरॉल भरा गया है मजदूर वो है, लेकिन उसका पैसा जो कई बार जो पंचायत का प्रधान है वो खा लेता था, या उसके मस्टरॉल पे साइन हो जाते थे मजदूर के। तो इस लिहाज से भी जियो टैगिंग की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें जी हाँ। वो की जाती है। मैं इसका जवाब दूंगी, उसको कहने से पहले मैं आपके मुख्यमंत्री की एक असलियत और भी बता दूं। जब 3 काले कानून आए थे तो इस देश की जिस असेंबली ने उसको सबसे पहले पास किया था और फिर पीछे हटे थे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी, ये याद रखिएगा। उस 3 काले कानून को सबसे पहले पारित करने वाले केजरीवाल जी थे दिल्ली में, फिर उनको नाक रगड़ के वापस लेने अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। अगर मैं शिवराज चौहान जी की इस बात को मान भी जाऊं कि कुछ लीकेज थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको फिक्स करते ना। सारी स्कीम बदलकर हक सारे लेने का क्या मतलब है? अगर आपका बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है, कुछ गलत काम में पड़ गया, तो आप उसको ठीक करिएगा या आप उसको निकाल के घर से बाहर फेंक दीजिएगा? आप उसको ठीक करते। जहां तक आपकी बात है, ये बीजेपी के जुमले हैं। अगर सारा पैसा ही प्रधान रखे ले रहे थे, सरपंच रखे ले रहे थे और लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, तो 14% आय कैसे बढ़ गई, 26% गरीबी कैसे कम हो गई? ऐसा नहीं है, कुछ लीकेज हो सकता है, किसी भी स्कीम में हो सकती है, उसको बेटर करते ना। आपने उसको बेटर करने के बजाय उस स्कीम को ही मटिया मेट कर दिया, सारे राइट्स ही ले लिए। ये कैसे सही ठहराया जा सकता है? और इसका ना ऐड टू दिस भाई, मनरेगा में लीकेज थी, आपने स्कीम उड़ा दी और अपने हिसाब से बना दी। अडानी की जो कंपनियों में लीकेज है, शेल कंपनियों में लीकेज है, हम रोज रफाल्स का झगड़ा कर रहे हैं, उनमें लीकेज नहीं है, उसको तो कुछ नहीं हाथ लगाया अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब ये गरीब मंशा ये है कि देश के गरीब को मार दिया है। आपको क्या सवाल है? किस पे? नहीं, नेशनल हेराल्ड केस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्डर दिया है। इस केस में शुरू से कुछ नहीं था। कोर्ट का जो ऑनरेबल राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है वो हमारे स्टैंड को ही विंडिकेट करता है। हम शुरू से कहते थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये सिर्फ राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर प्रतिशोध की गंदी घिनौनी पॉलिटिकल विच हंट जो नरेंद्र मोदी 12 साल से कर रहे थे उसका अंत हुआ है। 12 साल से एक केस चल रहा था और जब उस केस की चार्जशीट दाखिल हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट कॉग्निजेंस लेने लायक भी नहीं है। और अगर कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आप पढ़िए तो वो मैलफाइडी भी बता रहा है ईडी के इंटेंट को, इलीगल भी है,
प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर ही नहीं हुई, तो केस कहां से बन गया? 6 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने केस चलाया, 6 साल ईडी ने चलाया, और उसके बाद क्या हुआ? खोदा पहाड़, चुईया भी नहीं निकली यहां पर। तो आपने सिर्फ छवि खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया और वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। हम शुरू से कह रहे थे एजेएल को बचाने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 के अंतर्गत कंपनी बनाई यंग इंडिया, जिसके अंतर्गत एक भी पैसा, नॉट अ सिंगल पेनी, ड्राइवर, पियोन, डिविडेंड कुछ नहीं एक शेयर होल्डर को जाता है। तो एक इतना अद्भुत केस था, और ये कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी, जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ और ईडी ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। मतलब क्या कहा जाए इनकी बुद्धि पर। अब कोर्ट में लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी तब भी मुंह की खाएगी। ईडी ने 6312 केसेस किए हैं, 120 लोगों से ज्यादा को कन्विक्ट नहीं कर पाए। पंजाब की सियासत में वो आप सर से पूछिए।